that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 5, water. Okay, so let's start out this chapter, kids. The earth is also known as the watery planet. यहाँ तक कि पृथ्वी को हम वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं. ओके, About 71% of the earth is covered by water bodies. क्योंकि हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% पानी ही पाया जाता है. Water is found in the water bodies like ocean, seas, river, ponds, lakes, bays, gulfs, etc. Okay. The parts of the earth containing water is called hydrosphere. और जिसमें पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है इसी पानी की परत को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. ओके, 97% of the total amount of the water present on the earth is trapped in ocean. 97% मुख्य रूप से पृथ्वी पर जो प्रेजेंट है वो है ओशियन के रूप में, सीज के रूप में एंड गल्फ्स के रूप में. Only 3% is fresh water which is found in ice sheet of polar region. 3% पानी ऐसा है जो बिल्कुल साफ और सुथरा है जो पोलर रीजन में आइस शीट के रूप में पाया जाता है और ग्लेशियर के रूप में, रिवर या फिर लेक्स के रूप में. द वाटर इन द ओशियन, जो समुद्र का जो पानी है, इज सैलिन, वो क्या है, नमकीन है. इट इज अ सॉल्ट इन इट, ऐसा लगता है जैसे इसमें किसी ने नमक घोल दिया हो. एंड कांट बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली, उसे हम सीधा ऐसे ही नहीं पी सकते. As we read in our previous chapter, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था kids, that water is added to the atmosphere in the form of the water vapor from the water bodies on the earth. यहाँ तक कि पृथ्वी पर पृथ्वी पर वाटर वेपर होने के कारण बहुत सारी वाटर बॉडीज पाई जाती हैं. एंड देन इट कम्स बैक ऑन द अर्थ, और वाटर वेपर होने के कारण वाटर बॉडीज से जब वह पानी आसमान में जाता है तो वह गर्म होकर वार्म होकर वापस पृथ्वी पर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, एक बारिश के रूप में. द साइकिल ऑफ द वाटर गोइंग इनटू एटमॉस्फेयर, जब यही वायुमंडल में पानी जाता है और कमिंग बैक टू द अर्थ और पृथ्वी पर वापस आता है, इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. उसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं. लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट इन द डिटेल. चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं. पहला है किड्स वाटर साइकिल. वाटर फ्रॉम द सीज, पानी जो है वो समुद्रों में, ओशियन में, अदर बॉडीज के रूप में पाया जाता है. एवापोरेट फ्रॉम द अर्थ एंड एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, जब सूर्य की गर्मी के कारण पानी में हीट पड़ती है तो यह इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है. और जब इसका इवेपोरेशन होता है तो बादल के रूप में बदल जाता है, विच ऑन कंडेंशन है ना, उसे एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर, उसे हम वाटर वेपर कहते हैं. विच ऑन द कंडेंशन चेंज इनटू द वाटर ड्रॉप्स, और वही जो कंडेंशन होता है, जो वाटर वेपर होता है, वो किसमें बदल जाता है, वाटर कंडक्शन में, और वाटर कंडक्शन वापस किसमें बदल जाता है, ड्रॉप रेन, मतलब बारिश की बूंदों के रूप में. बारिश की बूंदों के रूप में बदल जाता है into water drops and the reaches back on the earth after fresh substance, और पृथ्वी पर रिस के वही पानी वापस आ जाता है. ओके, दिस वाटर अगेन गेट्स कलेक्ट इन द वाटर बॉडीज, और वही पानी इकट्ठा किसमें हो जाता है, वाटर बॉडीज में. दिस साइकिल कंटिन्यूज इन द एटमॉस्फेयर, और यही परिवर्तन, यही चक्र एटमॉस्फेयर में चलता रहता है. दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं. Atmosphere and is called water cycle. Water cycle is called the hydrological cycle. Water cycle को हम hydrological cycle भी कहते हैं. Okay, चलिए. Distribution of the water bodies on the earth. Most of the water bodies are found in the southern hemisphere. So, it is also called the watery hemisphere. मुख्य रूप से पृथ्वी पर जब वाटर बॉडीज अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर में वाटरी हेमिस्फीयर भी कहते हैं. अवर अर्थ हैज 4 मेजर ओशियन, हमारी पृथ्वी पर 4 मेजर ओशियन है, जैसे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन. द अनदर लार्ज वाटर बॉडीज अराउंड, एक और इससे बड़ा भी ओशियन है जिसे हम अंटार्कटिका या फिर साउथर्न ओशियन भी कहते हैं.
Among all these, the Pacific Oceans is the largest one. लेकिन सबसे बड़ा जो महासागर है, ओशियन है, वो पैसिफिक ओशियंस है. Apart from these major water bodies and other water bodies like seas and waves, इसमें समुद्र और खाड़ियाँ भी आती हैं. Which together contains लगभग 97% totally water of the earth का. The distribution of the water in these water bodies is as the following. नंबर फर्स्ट है आइस कैप्स. कितना है? 2%. लेक्स एंड रिवर्स है 0.0091%. ग्राउंड वाटर है 0.7. एटमॉस्फेयर है 0.002. अदर पॉन्ड्स एंड द स्प्रिंग्स है 0.08. रेस्ट ऑफ द वाटर वॉल्यूम इज फॉर्म इन द ओशन. इस तरह यहाँ पर हमें किड्स क्या है, ये वर्ड फिजिकल मैप है. तो इसमें जो भी हम देख रहे हैं ब्लू स्क्रीन, ये सब क्या है? वाटर है. और वाटर मतलब मीन्स ओशियंस है. जैसे ये हमारा हो गया पैसिफिक ओशियंस, नीचे हो गया हमारा यहाँ पर एंटार्क्टिका, ऊपर आर्कटिका है ना. ये हमारे यहाँ पर हो गया हमारा इंडियन, ये भारत का नक्शा है, इंडियन ओशियन. तो ये हमारे क्या है, इसमें ओशियंस को दर्शाया गया है. ओके किड्स, चलिए उसी आधार पर है सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर. वाटर इन ओशियन कैन बी कंज्यूम्ड एज इट इज द सैलाइन. यहाँ तक कि मुख्य रूप से इन सागरों में सैलिन अर्थात नमकीन वाटर पाया जाता है, जो टेस्ट में नमकीन होता है एंड कंटेन्स डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड द मिनरल्स. उसमें बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट भरे होते हैं. Most of the salt is the sodium chloride or the common salt. The estimation is that every 1000 of ocean has 35 gram of the dissolved salt. यहाँ तक कि मुख्य रूप से 1000 ग्राम ओशन वाटर से 35 ग्राम लगभग dissolved salts निकाला जा सकता है. Thus the average salinity begin 35 per thousand. Thus amount of the salinity varies from one part of the ocean to the another part of the same ocean. Dead Sea in the Asia has the highest level of salinity. एशिया के नजदीकी जो सागर इनमें सबसे ज्यादा salinity पाई जाती है. And generally salinity decreased towards the equatorial region due to heavy rainfall. Okay, चलिए circulation of the ocean water है. The ocean water are never still. Their movement can be categorized as waves, tides and the currents. What was the movement of the ocean water? The movement in the ocean water occurs due to three reasons. Number first है difference in the temperature, salinity of water and the prevailing winds. Varying density of the ocean water also causes movement of the ocean water. Okay, चलिए next है waves. Frequent rise in the fall of the surface water in the ocean is called the wave. Formation of waves is the caused by the wind actions. Wind pushes the surface water upwards and the downwards. Waves travel in the direction of the wind, and the height of the waves also depend upon the intensity of the winds blowing. Earthquake under the ocean can form waves which are giant in the size. जब पृथ्वी पर भूकंप आते हैं तो एक दानव की तरह आते हैं. एंड द डिस्ट्रक्टिव इन नेचर ऑफ प्रकृति की चीजों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं. सच वेव्स आर कॉल्ड सुनामी. इन्हीं वेव्स को हम सुनामी कहते हैं. दीज वेव्स आर डिस्ट्रक्टिव ड्यू टू द ग्रेट स्पीड. जब यह बड़ी हाई स्पीड के साथ आती है एंड हाईएस्ट वेव और बहुत ऊंची होती हैं, इनकी वेव्स की ऊंचाई होती है 20 मीटर से 30 मीटर. तो यह आसपास के क्षेत्रों को नष्ट कर देती है. जैसे सुनामी इज द जापानीज वर्ड. सुनामी एक जापानीज शब्द है which means harbor waves, जिसका अर्थ एक पतन मतलब किनारों पर आने वाली लहर, ऊंची उठने वाली लहरों से है. The tsunami waves can travel at the speed. सुनामी वेव्स की जो स्पीड होती है लगभग 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर पर आवर की होती है. Okay, as they enter the shallow water, the speed of the waves decrease. जो shallow water की जो स्पीड होती है वो थोड़ी डिक्रीज कम होती है and their height increase making them more dangerous. लेकिन उनकी हाइट बहुत ऊंची होती है. The tsunami waves appear as the wall of the water proceeding toward the coast. यहाँ तक कि सुनामी जो था वो इतनी ऊंची भारी तटों पर आया कि वह आसपास के क्षेत्रों को भागकर ले गया. These waves destroyed anything which comes in their way
Even the last ship of the first and the inverted by the tsunami waves. They cause a great deal of the loss, be the property or life. Okay, चलिए यहाँ पर सुनामी की कैसे स्टडी करते हैं. सुनामी इन द भारतीय ओशियन में आया था 2004 में. On the morning of the Sunday 26 December 2004, there was a severe earthquake in the Indian Ocean. पृथ्वी भारत में भारतीय हिंद महासागर में नॉर्थ सुमात्रा और इंडोनेशिया के तट पर एक भारी वेव्स उठी जिसे सुनामी का नाम दिया गया. The earthquake measured 9.4 द रिक्टर स्केल पर. अर्थक्वेक की जो तीव्रता थी वो 9 थी and was followed by the aftershocks ranging from the 6 to 770 in zone. लगभग 6 से जो 7 के बीच की जो रेंजेस है वो इतनी भयंकर होती है, और बल्कि सुनामी की रेंज तो सबसे ही ज्यादा भयंकर थी. 1000 किलोमीटर नॉर्थ टू द अंडमान आइलैंड, यहाँ तक कि दक्षिण की तरफ नॉर्थ उत्तर की तरफ जो अंडमान आइलैंड द्वीप था, द अंडर वाटर अर्थक्वेक गिव वे टू द पावरफुल सुनामी. पावरफुल सुनामी के कारण अब बहुत सारा डिस्ट्रक्ट हो गया था. द वेव्स ट्रेवल्ड क्विकली अंडर द ओशियन. पृथ्वी में समुद्रों के आंतरिक भाग में होने वाली हलचल के कारण बिल्डिंग अ वॉल ऑफ द वाटर अप टू, वह एक 10 मीटर ऊंची दीवार की तरह ऊंचा उठा. हॉरिजॉन्टली एंड द सेवरल यार्ड्स वर्टिकली when it reached the shallow coastal waters and the caused massive destructive when it hit land and the range with a speed more than 600 miles, 1000 kilometers, without an effective warning system and the disaster plan. Many people did not know to move quickly to higher ground to escape the waves and its load of the debris. At some places the sea descended for the hundred of the meters from before the wave rushed in. Curious people looking at this the strange occurrence from the beaches did not recognize this as a sign of the danger, and the result were killed by the tsunami. The tsunami caused excessive damage. सुनामी ने बहुत सारा ऐसे आसपास का क्षेत्र जो तहस नहस कर दिया था. The death toll was put at the roughly 1,87,000 with nearly 43,000 missing and many hundred of the thousand injured, and the suffering, trauma and the grief of the losing family members, their homes and their livelihoods. The tsunami hit area was threatened by the spreading of the deadly disease due to the contaminated waters in taps. A great damage was also caused to the nearby forest, coastal wetlands, mangroves and the groundwater tables. Okay, check. Next, tides. Every day at regular interval, the sea water rises and the water rise. एवरीडे प्रत्येक दिन जो रेगुलर इंटरवल्स होता है, जो सी वेव्स होती हैं वो उठती हैं और गिरती हैं 2 बार. दिस फेनोमेना ऑफ द अल्टरनेटिव राइज एंड द फॉल इन द लेवल ऑफ द सी वाटर इज कॉल्ड टाइड. जो पृथ्वी में लहर जो उठती है और गिरती है उसी को हम टाइड्स कहते हैं. व्हेन द लेवल ऑफ द सी वाटर राइजेस, जब पानी ऊपर उठता है, इट इज कॉल्ड हाई टाइड, उसे हम हाई टाइड, और जब पानी नीचे गिरता है उसे हम लो टाइड कहते हैं. द रीजन फॉर टाइड formation is the gravitational pull of the moon and the sun. सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण समुद्र का पानी ऊपर उठता है, हाई टाइड्स, नीचे गिरता है, लो टाइड्स कहते हैं. The high tides and the low tides don't have the same height every day. वह प्रत्येक दिन सेम हाइट का नहीं होता बल्कि घटता बढ़ता रहता है. The position of the moon is responsible. मून इसके लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है इस वेव्स को हाइट को इंक्रीज करने में. As moon is very closer, जब मून पृथ्वी के ज्यादा क्लोजर होता है, इट एक्सट्रैक्ट ग्रेट ग्रेविटेशनल पुल, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण अधिक हो जाती है जिससे वाटर क्या होता है, उठता है. टू इम्पोर्टेंट पोजीशन ऑफ द मून डिटरमाइंस द हाइट ऑफ द टाइड्स. ऑन द फुल मून डे, जिस दिन फुल मून या न्यू मून होता है, द सन एंड द मून द अर्थ आर द ऑलमोस्ट इन द स्ट्रेट लाइन्स. द सन एंड द मून exert combined gravitational pulls. The high tides are the highest and the low tides are the lowest. This is called spring tides. Okay. Next है on the half moon, the sun and the moon make a right angle to the earth.
जब हाफ मून होता है तो वो क्या एंगल बनाता है? Thus the moon and the moon tend to counter the gravitational pull out to each other. जब पृथ्वी के नजदीक सूर्य चंद्रमा होता है ना, और या फिर फुल मून होता है तो उसे हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। उसी के आधार पर जब पृथ्वी एक क्या बनाता है, एक राइट एंगल बनाता है पृथ्वी के नजदीक, जो एक राइट एंगल बनता है तो पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो और भी अधिक बढ़ जाती है। दिस रिजल्ट इज वेरी स्मॉल हाई इन द लो टाइड्स, दिस इज कॉल्ड द नीप टाइड। और जब यहाँ पर जब ज्वार भाटा एक सीमित ऊंचाई पर बढ़ते हैं, सीमित ऊंचाई से ही गिरते हैं, उसी को हम नीप टाइड्स कहते हैं। ओके, चलिए, द टाइड आर वेरी यूजफुल फॉर नेविगेशंस, दे आल्सो हेल्प इन द क्लियरिंग द sediments deposited by the rivers on the beds and they help in the destination of the harbor। और यहाँ तक कि यह पतनों पर सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं जो ये नीप टाइड्स होते हैं। हाई टाइड्स इज आल्सो हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग द कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द ओशन वाटर। जो हाई सॉल्ट टाइड्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं सॉल्ट को बनाने में। एंड द हाई टाइड्स स्प्रेड द सैलिन वाटर इन लो लाइंग कोस्टल एरियाज। दिस टाइड्स आर वेरी हेल्पफुल इन द फिशिंग ट्रेड। जो हाई टाइड्स होते हैं वो फिशिंग ट्रेड के लिए सबसे अच्छे होते हैं, एज इट इज इजी टू कैच द फिशी आफ्टर हाई टाइड्स, क्योंकि आफ्टर हाई टाइड्स में मछलियों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। द हाई टाइड्स ब्रिंग्स विद द फिश टू द कोस्टल एरिया। सम कंट्रीज हैव आल्सो स्टार्टेड टू यूटिलाइज द एनर्जी जनरेटेड बाय द टाइड्स कॉल्ड टाइडल एनर्जी। और जब ऊंचे उठे ज्वार से क्या टाइड से क्या होता है, एनर्जी गेट की जाती है, उसी को हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। The tidal energy is used to generate electricity. Such tidal power stations are operating in the countries like Canada, France, Japan and the Great Britain. Okay, चलिए, ocean currents हैं। As we know the water of the ocean, जैसे बच्चों आपने पानी के समुद्र के बारे में सुना होगा, keep on the moving, जैसे वो हिलता है, it is move in the horizontal fashion, है ना, as well one parts of the ocean to the other in the different directions. दिस इज कॉल्ड ओशन करंट। जब एक डिफरेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में बहता रहता है उसी को हम करंट्स या फिर लहर कहते हैं। ओशन करंट्स occur basically due to the following reasons: direction of the prevailing winds, variance in the density of water, variation in the ocean temperature, rotation of the earth, especially in the position of coastal. The direction of the ocean currents is determined by the direction of the prevailing winds most of the time. The direction of the ocean current is clockwise in the northern hemisphere and the anti-clockwise in the southern hemisphere. Currents in the ocean are mostly narrow and move with a speed of 3 to 10 km per hour. But in the some area the currents are very broad and are called the drift. On the basis of the temperature, the ocean currents can be warm currents and the cool currents. The warm currents move from the equatorial region towards the pole. The cool currents move from the poles to the tropics and the lower latitudes. Warm currents raise the temperature of the lands, while the cool currents lower the temperature of the land where they flow. The place where cool and the warm currents meet, a dense fog appears, affecting the visibility badly. These areas are the best field for fishing. Thus, the area around Newfoundland and the Japan are good grounds for fishing. Currents are also good for navigation as ships sailing along ocean currents move faster. Okay. Now, kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.